गुड इवनिंग बेटा। कल जो लास्ट टॉपिक था मतलब एक्सेलरेशन निकालने का इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, एक केस था डाउनवर्ड का और एक केस किसका था अपवर्ड का। ठीक है, आज सेम है तो वही टॉपिक वैसा ही, वादा तो सेम ही करना है, बस छोटा सा उसमें और एक्सटेंड हो जाएगा। टॉपिक है वर्क डन का। ठीक है, वर्क की यूनिट तो आगे यूनिट नंबर 4 आएगी, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक बार ये केस होता है, यहाँ पे वो वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वर्क डन कौन सा, दो केस है वर्क के। एक तो कौन सा बेटा, वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑन ए रफ सरफेस। तो सबसे पहले ऑन ए रफ, एक तो नंबर 1 हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एक नंबर 2 होगा इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना वर्क करना पड़ेगा और इंक्लाइंड सरफेस पे कितना वर्क होगा, कैसे निकालेंगे, वही डायग्राम जो कल हमने किया था वो का वो। तो सबसे पहले तो हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। पहले तो केस फर्स्ट, यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो मान लेते भाई कोई भी ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, फ्रिक्शन सरफेस है, रफ सरफेस है। कोई भी ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास है m, उसको मूव करके बेटा यहां से लेके उसको यहां ले जाना, मानो इस पॉइंट पे। ठीक है, उसको यहां तक लाना है, इस पॉइंट से यानी यहां से लेकर यहां तक की मिड पॉइंट से लेते हैं हमेशा डिस्टेंस। वो जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो कितनी है, s। स्ट्रेट लाइन में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो एक ही होगा। तो s डिस्प्लेसमेंट उसको ट्रेवल करवा के उसको यहां से लेकर यहां तक लेके जाना है हमें। ठीक है, तो कितना वर्क होगा, तो सबसे पहले तो इस पे अप्लाइड फोर्स हम लगाते हैं। मान लो अप्लाइड फोर्स P है। ठीक है, तो उसको ट्रेवल करवाना है h डिस्प्लेसमेंट, तो कितना वर्क होता है। तो वर्क की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है बेटा, वर्क होती है F S cos थीटा। F का मतलब अप्लाइड फोर्स, तो यहां अप्लाइड जो फोर्स है वो F नहीं है, वो अप्लाइड फोर्स क्या है बेटा, P है। ठीक है, तो यहां जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, P है। तो P S cos थीटा। अब थीटा किसके बीच में होता है, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन जाएगा वो बन जाएगा 0। तो आप सीधा लिखोगे यहाँ पे फोर्स P हो गया, डिस्प्लेसमेंट S हो गया, cos ऑफ थीटा होता है, थीटा आ जाएगा 0 यहाँ पे। तो वर्क जो बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू P इंटू S, cos 0 1 होता है। अब डिस्प्लेसमेंट तो S है, तो कम से कम कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, कम से कम कितना फोर्स ये होगा ये बॉडी आगे मूव करे। मिनिमम फोर्स की बात करेंगे हम, मैक्सिमम तो आप इसको कितना भी लगा के कहीं तक भी पहुंचा सकते हो आप। ठीक है, तो अब मिनिमम फोर्स की बात करेंगे कि मिनिमम हमें यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मिनिमम लगाना पड़ेगा कि पीछे इसको कौन रोक रहा है आगे ले जाने के लिए, आगे ले जाने से वो है फ्रिक्शन फोर्स F। तो कम से कम आपको अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शन के इक्वल लगाना पड़ेगा या इस फ्रिक्शन से ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो हमारे पास मिनिमम फोर्स रिक्वायर कितना होगा बेटा, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। तो वो मिनिमम से मिनिमम की बात करेंगे तो वो तो हमारे पास कितना होगा, F। ठीक है, और अगर आपसे कंडीशन पूछे तो आप इसमें दोनों लगा सकते हो, या तो P ज्यादा होगा या तो P इससे ज्यादा होना चाहिए तब आगे मूव करेगा, या कम से कम P F के इक्वल तो हो ही। तो आप ये दोनों कंडीशन लगा के चले तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जो P होगा वो या तो ज्यादा होगा किससे, F से, या उससे इक्वल होगा, ये कंडीशन है।
तो आप कम से कम की बात करेंगे तो यहाँ पे P के जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, F की पुट कर दूंगा बेटा। तो W जो आ जाएगा वो बन जाएगा F इंटू एस। यहाँ F क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, आगे इसमें आ जाओ। एक कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, बट क्या कि म्यू इज इक्वल टू एफ बाई एन, एफ बाई एन। तो यहां से एफ जो बनेगा वो एफ किसके इक्वल होता है, म्यू एन के। एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। अब आप इसके अंदर सारे जो फोर्सेस है वो दिखाएं, बताओ। नीचे तो इसका हो जाएगा वेट, वेट हो गया mg, एन होगा उसका रिएक्शन एन, ये इसका पॉइंट। तो जो n है n, वो n किसके इक्वल होगा, mg के, क्योंकि बॉडी ना तो ऊपर जा रही ना नीचे, तो ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो n हो गया वो mg हो गया। तो f जो बन गया वो बन गया म्यू mg। मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ इसके, यहाँ पे जो n है वो mg। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम लिखें, ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है, f जो बनेगा वो म्यू n होगा, n होगा mg। अब डायरेक्ट लिख सकते हो कि किसी भी फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, किसी भी फ्रिक्शन की वैल्यू हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमेशा म्यू mg होती है, म्यू mg। तो आप इस f की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, पुट इन सेकंड। तो जो वर्क हो जाएगा W, वो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू mgs। तो ये वर्क करना पड़ेगा। फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि किसी बॉडी को यहाँ, इसको यहाँ ले जाना है तो कम से कम उसके बात करेंगे, ऐसे नहीं इसको घसीट के ले गए ऐसे हम। कम से कम कंडीशन क्या आती है, कम से कम कितना लगाया जाए कि ये मूव करे, ठीक है। तो कम से कम लगाने के लिए या तो ये P इसके इक्वल हो या फिर P इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आगे जाएगा ये। फ्रिक्शन कभी भी याद रखना, कभी भी फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। कभी ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई कोई भी चीज अपने आप पीछे चली जाए, नहीं ना सर। तो कभी भी फ्रिक्शन के कारण क्या नहीं हो सकता, बॉडी अपने आप मूव नहीं करेगी। यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण बॉडी एक जगह पे रुक सकती है, मूव नहीं कर सकती। तो अप्लाइड फोर्स या तो इसके इक्वल होगा या फिर अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा होगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो हम कम से कम की बात करते हैं, तो कम से कम P F की इक्वल होगा, तो ये बन जाएगा P के जगह F, तो डबल हो जाएगा FS। F की वैल्यू मैंने आपको बता दी, इसकी वापस वैल्यू पुट करोगे F की, म्यू mg, P ओवर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले बेटा इसका जल्दी से एक बार। ठीक है, तो ये तो कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस का। अब हम करते हैं इंक्लाइंड सरफेस का, कि इंक्लाइंड सरफेस पे अगर हुआ तो वर्क कितना करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें नंबर सेकंड पार्ट, वही कल वाला डायग्राम। अब नीचे तो बॉडी अपने आप भी आ सकती है, नीचे की बात नहीं करेंगे हम, बॉडी को ऊपर ले जाने की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रफ सरफेस है, इसका हॉरिजॉन्टल से एक एंगल है थीटा एंगल। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, नीचे का एंगल होगा फिर ज्यादा नजदीक नजदीक बन जाएंगे सब, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले जाना है, ठीक है। यहां से यहां इस साइड में कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं, P फोर्स लगा रहा हूं। सब फोर्सेस इसके अंदर दिखा दे भाई, नोट कर कहां कहां क्या फोर्स है। मास इसका m है, तो सबसे पहले इसका वेट, ये वेट हो गया mg। बॉडी के परपेंडिकुलर फोर्सेस होता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। जब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। जब ये mg है, ये mg है, तो इस एंगल बॉडी कितना होता है, mg cos थीटा। बहुत बड़ा डायग्राम बना चुके हैं, अब तो याद हो चुका होगा बेटा से आपको। अब ये mg cos थीटा है, तो ये इसका mg cos थीटा से परपेंडिकुलर mg sin थीटा होता है, ये mg sin थीटा हो गया। जब ये बॉडी आगे मूव करेगी
जब ये बॉडी आगे मूव करेगी इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, इधर फ्रिक्शन भी है, दिस इज एफ। किसी भी फैक्टर को, किसी भी फोर्स को भूल मत जाना लिखने से, सब कुछ सभी फैक्टर लिखने सभी के सभी यहाँ पे। तो टोटल हमारे पास फोर्स कितने हो गए, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, वेट हो गया, वेट के दो कंपोनेंट हो गए, mg cos थीटा, mg sin थीटा, ठीक है। और जब बॉडी आगे की साइड मूव करेगी तो बॉडी को ऊपर ले जाने से रोकेगा ये फ्रिक्शन फोर्स F, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करवाना है उसको डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करवाना है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज S डिस्प्लेसमेंट। तो वही सेम बात, वर्क कितना हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स क्या है P, कितना डिस्प्लेसमेंट है S, P भी उधर ही है, S भी उधर ही है, दोनों में एंगल कितना है 0, cos 0 1, तो जो वर्क हो जाएगा W वो हो जाएगा P इंटू S। फिर वही बात करेंगे हम कि मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कितना चाहिए हमें, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, टू मूव बॉडी अपवर्ड। कल किया था हमने ऐसे। तो कम से कम हमारे पास P जो होगा वो कम से कम तो कितना होगा, mg sin थीटा प्लस f, क्योंकि जो पीछे लग रहे हैं वो दो लग रहे हैं, एक mg sin थीटा और f, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कम से कम इक्वल तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बात करें भी कम से कम कितना हो तो उसकी कंडीशन इसके इक्वल, और उसको क्या करें, और क्या होना चाहिए इससे ज्यादा, कभी भी ये फैक्टर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर ज्यादा हो गए तो बॉडी नीचे आएगी और हमें कहां ले जाना, उसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो इस P की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितनी हो जाएगी, mg sin थीटा प्लस f, और इस P की वैल्यू को वापस यहां पुट करना है, ठीक है। तो जो W बन जाएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा प्लस f और इनटू में s। अब हमें क्या सोल्व करना है, अब हमें सोल्व करना है फ्रिक्शन की वैल्यू f, फिर वही बात है सेम, बट f जो होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू n के, सीधा कर दो तो भाई म्यू क्या था f बाई n, तो f क्या बन जाएगा म्यू n, और n किसके इक्वल है यहाँ पे, ये n किसके इक्वल है, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, n जो हमारे पास आ गया वो आ गया mg cos थीटा, लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो n है वो mg cos थीटा है, ठीक है। तो f की वैल्यू आ गई, ये भी mg cos थीटा, इस f की वैल्यू पुट कर दो, ये वर्क हो गया 14 सेकेंड। तो वर्क जो आ गया बेटा वो आ गया mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा और इनटू में s। चाहिए आप कल देख लेना, कल वाला टॉपिक पढ़ लेना। वर्क होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कल आपने फोर्स जो निकाला था ना वो कितना था, वो फोर्स इतना ही तो आया था, फिर उसको m में लिखा था, a कितना आया था, m हटा दिया था हमने। ज्यादा करो तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं बस, तो ये आ जाएगा mg इंटू एस और अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, ये वर्क आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले बेटा इसके जरिए से आप। तो ये हो गया वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑन द रफ, एक तो था हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक था इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, हो गया नोट। चलो नेक्स्ट, उसके बाद एक टॉपिक है जिसको आप ये भी कह सकते हैं कंप्लीट, क्या, इट इज easier to pull
a block then to push it y। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ खींचना आसान होगा या धक्का मारना आसान होगा, और कब कब की बात है, किस केस की बात है, अगर उसको एंगल पे रखेंगे तब या हॉरिजॉन्टल रखेंगे तब, या इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे कि इट इज इजियर टू पुल ए लॉन्ग रोलर। जो रोलर होता है, पिच बनाते हैं तो रोलर आता है, उस रोलर को हम ऐसे टेढ़ा होकर नहीं खींचते हैं, उसको ऐसे पकड़ के ऊपर इंक्लाइंड एंगल से खींचते हैं या उसको धक्का मारते हैं। ठीक है, तो चाहे रोलर हो चाहे ब्लॉक हो, रोलर होगा तो उसको गोल बना देंगे, स्फेरिकल शेप में बना देंगे, और अगर कोई ब्लॉक होगा तो उसको रेक्टेंगुलर शेप, उसका जो रेक्टेंगल शेप है उस शेप में बना देंगे। ठीक है, तो आप कोई भी बना सकते हैं इसके अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा, दोनों केस हम करते हैं इसमें केक। तो सबसे पहले हम काम किसका करते हैं, पुल। इन केस ऑफ पुल क्या होगा, अगर किसी एक ब्लॉक को खींचा जाए तो फोर्स कितना होगा या फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि भाई धक्का मारने में, पुश करने में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है और खींचने में फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, फ्रिक्शन मींस अपोजिंग फोर्स, हमारे अपोज करने वाला फोर्स अगर कम हुआ तो आप बताओ तब आसानी हुआ किसी खींचने में कि हमारा अपोज करने वाला फोर्स ज्यादा हुआ। मैं कहता हूं मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को पीछे वो और आदमी खींच रहा है, वो अगर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो मुझे और ज्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स, और वो कम लगाएगा तो मुझे कम लगाना पड़ेगा फोर्स। तो मेरा अपोजिंग फोर्स अगर कम हो तो आसान होता है खींचना। तो आपको बस यही यहाँ पे प्रूफ करना है कि पुल के केस में अपोजिंग फोर्स कौन, फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, ठीक है, और जो पुश का केस है उसमें जो अपोजिंग फोर्स है यानी फ्रिक्शन वो ज्यादा लग रहा है। अब यहां बताओ, खींच रहा है, चल रहा है, वो अब चल रहा है, तो मैंने आपको तीन तरह के फ्रिक्शन बताए हैं, एक बताया था स्टैटिक, एक बताया था लिमिटिंग, और एक बताया था काइनेटिक। स्टैटिक और लिमिटिंग स्टैटिक ही होते हैं, आप स्टैटिक तो भूल जाए, लिमिटिंग की बात होती है, दो काम आएंगे हमेशा, लिमिटिंग और काइनेटिक। तो अगर वो रेस्ट में है तो आप लिमिटिंग बोलेंगे, अगर वो मोशन में है तो काइनेटिक बोलेंगे। अब ये तो मूव कर रहा है ना, कंटिन्यू मोशन में है, जब कंटिन्यू मोशन के अंदर है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है बस ओनली यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो सबसे पहले इन केस ऑफ पुल का डायग्राम क्या बनेगा वो समझना, डायग्राम समझ गया तो सब कुछ आ गया। तो भाई सबसे पहले भाई एक सरफेस, रफ सरफेस, एक ब्लॉक रख दें, ये एक ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक का मास हो गया m, ठीक है, और मैं इस ब्लॉक को F फोर्स से खींच रहा हूं, ये F फोर्स है, इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल नहीं है। अब ध्यान रखना, जब भी आपको कोई केस कहे तो आप कभी भी ना एंगल को 0 नहीं लेके चल सकते, आप कभी 90 लेके नहीं चल सकते, आप 180 लेके नहीं चल सकते। एक जनरल केस होता है, कोई भी एंगल थीटा, वो कोई कहीं भी हो सकता है। तो हमने एक F मान लिया जो किसी भी एंगल पे है, और अब एंगल बनाना चाहिए, एंगल कहां बनेगा, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो सेंटर से सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल से इसने एक एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया, ठीक है। तो क्या क्या फोर्स होंगे वो सभी फोर्स बना दें। जब ये F है, इधर F है, ये फोर्स है F, ये F का कितना पार्ट होगा बताएं। जब ये F है तो एंगल वाला हमेशा क्या होता है, cos थीटा, तो ये बन जाएगा F cos थीटा, और F sin थीटा कहां होगा, रिजल्टेंट इधर है, तो उसका रिजल्टेंट से दोनों साइड में होते हैं हमेशा, तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा F sin थीटा, ठीक है ना। हमेशा कोस और साइन कंपोनेंट जो बनते हैं वो हमेशा रिजल्टेंट के दोनों साइड बनते हैं। तो अगर F ये हुआ तो ये कोस हो गया, ये साइन हो गया। अगर एंगल थीटा ये होता तो ये F कोस होता, ये F साइन होता। और एक फोर्स क्या लगेगा, और फोर्स लगेगा इस ब्लॉक का वेट, और इस ब्लॉक का वेट होगा नीचे, दिस इज mg। और कौन सा होगा, अगर फोर्स आगे लग रहा है तो ब्लॉक आगे की साइड मूव करेगा, तो फ्रिक्शन पीछे की साइड मूव करेगा, नहीं, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन मूव नहीं करता है, फ्रिक्शन जो लगेगा उसको रोकने की कोशिश करेगा, वो पीछे लगेगा। और कौन सा फ्रिक्शन, Fk का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। तो ये इसका डायग्राम बनेगा,
अगर आप इसके जगह रोलर आ जाता है तो रोलर की जगह क्या करोगे आप, इतना सी बात कर लेना कि भाई ये हो गया स्फेरिकल से, ठीक है, मैं उसको इस तरह से खींच रहा हूं, ये एफ हो गया, ये एंगल थीटा हो जाएगा, दोनों बना लेना पेपर में, अगर कोई भी आ सकता है एनीवन, एफ को थीटा हो जाएगा, नीचे उसका वेट हो जाएगा mg, ऊपर हो जाएगा एफ साइन थीटा, इधर फ्रिक्शन हो जाएगा एफ के। तो अगर रोलर हुआ तो ये डायग्राम बना लेंगे हम, ठीक है, और अगर ब्लॉक हुआ तो ये डायग्राम बना लेंगे हम। तो आप अब ये बताएं सबसे पहले कि उसको मूव करवाना है मुझे, तो सबसे पहले आप बताओ कम से कम फोर्स कितना है, यानी कि दो केसेस हैं, दो फोर्सेज है, एक तो है एफ कोस थीटा और एक कौन सा एफ साइन थीटा। किस किस का क्या रोल है यहाँ पे, यहाँ एफ साइन थीटा और mg तो इक्वल रहेंगे क्योंकि ये ब्लॉक ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो ये आगे मूव करेगा, तो कम से कम आपके पास जो फोर्स है वो कितना होगा, एफ कोस थीटा, ठीक है। तो या तो एफ कोस थीटा एफ के से ज्यादा होना चाहिए, या कम से कम एफ कोस थीटा एफ के इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये मूव करेगा, ठीक है बेटा। तो अब बताएं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से वो डायग्राम का, क्योंकि एक चौड़ा मिटाऊंगा मैं, जल्दी करें बेटा, मैं वीडियो को रोक देता हूं। तो अब बता दे साहब कि यहाँ जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा हमारा, बताओ। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू और इनटू एन, क्योंकि वही कंडीशन है ना कि भाई म्यू क्या होती है, एफ बाई एन, बिकॉज तो यहाँ पे एफ क्या बन जाएगा, म्यू इनटू एन, आप इसको म्यू के लिख दो, म्यू को लिख लो सर, ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एन की वैल्यू आपको निकालनी है, म्यू तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि इस सरफेस और ब्लॉक उसके बीच में लग रहा है, तो म्यू के हो गया, एन कितना है यहाँ पे देखो बेटा, देखो भाई ऊपर कौन सा है एफ साइन थीटा, नीचे क्या है mg, एक तो और भूले अभी तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन तो बनाया नहीं हमने, क्योंकि वेट नीचे है ना, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा ना, वो तो भूल क्यों बनाना, एक नॉर्मल रिएक्शन तो और बनाए, क्योंकि वेट के अपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो होता है, दिस इज n, यहाँ पे भी एक n और बनाओगे, अगर नहीं बनाया है अब ले ले स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, ये बनेगा इसमें। तो f sin थीटा और n तो हो गए एक डायरेक्शन में, तो ये दोनों हो गए ऊपर और अकेला कौन सा हो गया नीचे। तो अब बताओ इन दोनों की वैल्यू इसके इक्वली तो होगी, तो क्या लिखेंगे बेटा, f sin थीटा प्लस n इज इक्वल टू mg। अगर कहीं सर क्यों, क्योंकि बॉडी ना ऊपर जा रही है ना ये नीचे आ रही है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स जो होंगे वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा, यानी f sin थीटा प्लस n इक्वल टू mg। तो यहां से n कितना आया, n आ जाएगा mg माइनस f sin थीटा। तो आप इस n की वैल्यू को उठा के फर्स्ट में पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट। तो जो f के आया वो कितना है बेटा, दिस इज म्यू के इनटू mg माइनस f sin थीटा, इक्वेशन नंबर 3। इसको आप ध्यान में रखें, नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास f के। तो ये किस केस की बात है, ये केस की बात है इन केस ऑफ पुल। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये फॉर्मूला है म्यू के इनटू mg माइनस f sin थीटा। अगर हम केस करेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले मेरे देते से एक बार, ठीक है। चलो उसके बाद करते हैं इन केस ऑफ पुश, उसके बाद क्या करेंगे, इसका क्या डायग्राम बनेगा। उसमें कुछ समझे होंगे, इसमें और अच्छे समझ जाएंगे। ये हमारे पास हो गया रफ सरफेस, ये हो गया ब्लॉक, ठीक है।
अब इस ब्लॉक पे क्या करोगे, पुश करोगे, जाना चाहिए आगे। तो कैसे पुश करेंगे, इंक्लाइन लगाना है फोर्स। तो इंक्लाइन लगाना है तो मान लो मैंने फोर्स इस तरह से लगाया, इसमें ऐसे एफ फोर्स आगे जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा होगा ये इस तरह से लग रहा होगा, ऐसे धरती के अंदर नहीं जा रहा, उसके फ्लोर के अंदर जा रहा है, नहीं, वो लग रहा है आगे की साइड ऐसे, ये ऐसे लगा रहा है, तो ये ब्लॉक आगे की साइड मूव कर रहा है। कितना एंगल बन रहा है इसका इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, वही एंगल थीटा एंगल। तो ये हो गया एफ, तो ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा एफ कोस थीटा, और इसी एफ का इसके अलोंग बन जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये तो ओनली हो गया अप्लाइड फोर्स की बात है बस। दूसरी बात अब आती है अब यहाँ पे, इसका वेट, इसका मास है m, तो इसका वेट कहाँ होगा, नीचे, तो वेट नीचे हो गया, कितना वेट हो गया mg। वेट से अपोजिट क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज हो गया n। ये डायग्राम है वो, और ये मूव आगे की साइड करेगा इससे। अगर ये रोलर बन जाता है तो भाई ये हो गया रोलर, फोर्स लगा रहा हूं मैं इस तरह से ऐसे, तो उसको हम ऐसे कर देंगे बेटा, तो ये हो गया। फिर वही सेम फोर्स F, इस हॉरिजॉन्टल के साथ इसको एंगल थीटा से रिजोल्व कर दोगे, F कोस थीटा, वर्टिकल आ जाएगा F साइन थीटा, और कौन सा बन गया, इसका मास कितना है m, तो उसका वेट हो जाएगा mg, इसका अपोजिट हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा m। तो अगर रोलर हुआ, क्वेश्चन रोलर का आया तो ये आएगा, ब्लॉक का हुआ तो ये आएगा, ठीक है। अब आप इसमें बताओ देना, इन केस ऑफ क्या कर रहे हैं, पुश, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है काइनेटिक फ्रिक्शन। जिस काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास कहां होगा बेटा, जो आगे की साइड मूव करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहां होगा, पीछे की साइड, इधर, दिस इज एफ के, कहां होगा, पीछे, दिस इज एफ के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू के इंटू एन। एफ के जो आएगा, एफ के वो आ जाएगा म्यू के इंटू एन। अब एफ के मत बोलो, क्योंकि एफ के तो पिछला निकाल दिया हमने, इसका नाम दे दो एफ के डैश, एफ के डैश, ठीक है, ये अलग हो गया हमारे पास। नॉर्मल रिएक्शन में अलग कर दो, एन डैश कर दो नाम, एन डैश नाम दे दो आप। तो एफ के डैश कितना आएगा हमारा, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो इस पे डिपेंड करता है, ब्लॉक और जो सरफेस है उस पे। अब हमने ब्लॉक वही लिया, लकड़ी का पहले था, लकड़ी का उसमें मास m था, इसमें मास m है। पहले भी जो सरफेस था, मान लो तारकोल का रोड है, तभी तारकोल का ये रोड है, ये नहीं करना कि पहले मूव करवाना तारकोल के रोड पे, बाद में मूव करवाना उसको सीमेंटेड रोड पे, ऐसा कुछ नहीं है। सेम कंडीशन होनी चाहिए, बस उसी सिस्टम का उसी ब्लॉक को क्या करना है, पुल करना है, और उसी सिस्टम को पुश करना है, चेंज नहीं करना हमें। जब वो चेंज नहीं करना है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज नहीं होता है। कल लिखवाया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस और मटेरियल पे। तो हमारा ना नेचर चेंज हुआ ना मटेरियल चेंज हुआ, तो ये चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो जो चेंज हुआ है वो क्या चेंज होगा यहाँ पे, n, वो n डैश। देखो आ गया। अब इक्विलिब्रियम में आप देखो, अपवर्ड फोर्स ओनली कौन सा है, n डैश। तो अपवर्ड फोर्स कौन सा है यहाँ पे, इसको मिटाऊंगे, बताओ। अपवर्ड जो फोर्स है वो तो है अकेला n डैश, और डाउनवर्ड फोर्स कौन से, दो, mg और f sin थीटा। तो mg प्लस f sin थीटा वो हो गया डाउनवर्ड फोर्स। तो n डैश की वैल्यू को यहां पुट करें हम, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। देखो तो f k डैश कितना आएगा, दिस इज म्यू के और इनटू mg प्लस f sin थीटा। दिस इज इक्वेशन थर्ड, ठीक है। एक सेकंड बेटा, तो अब देखें, हमारे पास दो आए थे,
पहला जो केस था इन केस ऑफ पुल, वहां पे हमारा आंसर आया था एफ के इज इक्वल टू ये म्यू के है, ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट में, तो आप मल्टीप्लाई समझ जाओ उसको, म्यू के इंटू एम जी, यहां पे आया था माइनस एफ साइन थीटा। और इतना दिमाग आप में भी है, आप इन दोनों को देखो ध्यान से, ये एफ के डैश है यहाँ पे, म्यू के यहाँ भी है, एम जी एफ साइन थीटा सेम वो की बात है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये चीज दोनों ऐड होके इससे मल्टीप्लाई होके ये बना, और इसमें इन दोनों का सब्ट्रैक्ट होके ये बना है। इस कारण इन दोनों में से एफ के डैश ज्यादा है कि एफ के ज्यादा है, हर को बता सकता है कि एफ के डैश यहाँ पे ज्यादा है, एफ के डैश ग्रेटर देन एफ के। तो सीधा इसका मतलब क्या आया, एफ के डैश किस केस में है, एफ के डैश एक अपोजिंग फोर्स है जो पुश के केस में है, और एफ के केस में था इन द केस ऑफ पुल, तो अपोजिंग फोर्स किस केस में ज्यादा हुआ, अपोजिंग फोर्स पुश के केस में ज्यादा हुआ। तो सीधी बात है, जिस केस में अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा उसमें हमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव करवाने में, तो इजियर कौन हुआ, पुल करना ना कि पुश करना, ठीक है। तो पहले आप ये लिखो और उसके बाद में लिखना कि अपोजिंग फोर्स, सो अपोजिंग फोर्स इन केस ऑफ पुश इज ग्रेटर देन पुल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हम रोल कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं, किसी का भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, नोट करें इसको जल्दी से आप, ठीक है भाई। चलो उसके बाद फिर ऐसा ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है इसी से, देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन टू मूव द ब्लॉक ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, और इसमें और ऐसे वाली फिगर लगा सकते हैं, इसमें आगे दे रखा है फिगर, ये गिवन फिगर है एज शोन इन फिगर, और इसमें साथ साथ गिवन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे पास है, कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक स्टैटिक कंडीशन में है, limiting friction is mu। ठीक है, डायग्राम क्या है इसका गिवन, इसका डायग्राम, दो डायग्राम गिवन है। एक तो डायग्राम ये है, इसमें मैं क्वेश्चन बना देता हूं पहले तुम्हें कि ये एक ब्लॉक है, ये एक रफ सरफेस है, इसका मास है m, इस पे ये फोर्स लग रहा है F, दिस इज इक्वल टू mg। ठीक है, और इसने वर्टिकल के साथ, इस वर्टिकल के साथ एंगल बना रखा है, हॉरिजॉन्टल से नहीं है, अब किसके साथ है, वर्टिकल के साथ है, कितना एंगल है, थीटा। ये हो गया केस फर्स्ट। और केस सेकंड है ये, एक मैं करूंगा, एक आप खुद करोगे। दूसरा है ये भी f है जो कि mg के इक्वल है। ठीक है, और सेम वही इसके साथ भी वर्टिकल के साथ एक एंगल है थीटा। ये दोनों ब्लॉक आगे मूव करेंगे, इसका मास है m। तो कंडीशन क्या होगी इन दोनों ब्लॉक के आगे मूव करने की। तो पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, इसको नोट करें पहले एक बार आप जल्दी से।
और फिर इस क्वेश्चन को देख के आपको कोई भी एक पार्ट में से करवा सकते हैं, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, आप जो आपका मन करे आप उसमें बना दो इसका। देखो आपको डायग्राम वैसे के वैसे नहीं दिख रहा है जैसे थोड़ी देर पहले बनाया था, बस फर्क किस बात का है, फर्क है एंगल का। मैंने एंगल लिया था हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल किसके साथ है, वर्टिकल के साथ। ट्राई करना, नहीं आया तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं पहले आपको ये डायग्राम बना के इसका समझा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है, दोनों हमें करने हैं। तो ये तो हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब मिटारा में डायग्राम बनाता हूँ, पार्ट फर्स्ट का वो करता हूँ बेटा। हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, देखो ध्यान से कंप्लीट मिटा रहा हूँ सब कुछ इसमें से, बस ध्यान रखना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं हो। और क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कंडीशन, अब कंडीशन पूछी उसने कि ब्लॉक मूव करने के लिए सरफेस पे मूव करने के लिए क्या कंडीशंस होंगी यहाँ पे। तो देखो बेटा, तो सबसे पहले फिर वही एक ब्लॉक, ये तो हो गया सरफेस, ये हो गया ब्लॉक, इस ब्लॉक का ये मास हो गया m, फोर्स कहां लग रहा था बेटा, फोर्स ये था, दिस इज F। वर्टिकल के साथ उसने एक एंगल बनाया था, कितना एंगल बनाया था, थीटा। अब आप बता देखिए करके क्या बनेगा, जब ये F है तो इसके साथ एंगल थीटा है, तो ये F cos थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, F sin थीटा हो जाएगा। और जब ब्लॉक आगे की साइड मूव करेगा तो फ्रिक्शन पीछे हो जाएगा। F, दिस इज फ्रिक्शन। अब इसका नाम स्मॉल f ले दो इसको, क्योंकि ये F हो गया ना, और इस F की वैल्यू कितनी है याद रखो, दिस इज इक्वल टू mg। तो आप इस F को F मत लिखो, इसको एक काम करो, आप लिखो इसको दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा, और आप इसको क्या लिखो mg cos थीटा, आप ये लिखिए इसमें, ठीक है ना। चलो, तो ये फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को मैं स्मॉल f लिख देता हूं, स्मॉल f। और क्या क्या इसके अंदर होगा, और होगा इसका खुद का वेट, खुद का वेट होगा नीचे mg, इसका अपोजिट हमें क्या मिलता है, रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू n। ये होगा इसका डायग्राम कंप्लीट। अब ये कंडीशन है कि आगे मूव करे, आगे मूव करना चाहिए, तो आगे मूव करना चाहिए तो कम से कम फोर्स कितना लगेगा, टू मूव फॉरवर्ड। तो आगे मूव करने के लिए आपको पता है कि आगे लगने वाला फोर्स कौन सा है, mg sin थीटा। या तो वो इस F के इक्वल हो फ्रिक्शन के, या फिर mg sin थीटा F से ज्यादा हो। mg sin थीटा या तो ज्यादा हो या इक्वल हो किसके, फ्रिक्शन फोर्स के, ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स के, दिस इज इक्वल टू F। और अगर कंप्लीट देखो भी कौन सा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था, तो आप इसको नाम लिख दो लिमिटिंग फ्रिक्शन FL, दिस इज इक्वल टू FL। वैल्यू पुट कर दो आगे उसमें, FL की वैल्यू क्या होती है, बट FL इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब उसने लिमिटिंग फ्रिक्शन कितने बताया, उसने म्यू ही बताया, म्यू लिख देंगे हम, तो F इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कराया था वैसा का वैसा क्वेश्चन है, आपको n निकालना है। अब n कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ना तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना ये ब्लॉक नीचे आएगा, तो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो इन इक्विलिब्रियम। तो एक जैसे क्वेश्चन आप दो दो करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में ऊपर लगने वाला फोर्स कौन से है, देखो ऊपर वाला एक तो ये रहा एक ये रहा, तो n और mg cos थीटा ऐड हो जाएंगे, n प्लस mg cos थीटा, और इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड एक ही है mg। तो n यहाँ पे किसकी इक्वल आया, n इक्वल आ गया mg माइनस mg cos थीटा। कॉमन ले ले भाई, कॉमन यहाँ पे आ जाएगा mg, क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा।
आप इस n की वैल्यू उठा के रख दो यहां, पुट इन सेकेंड, वो आ जाएगा FL लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आया म्यू इंटू mg और इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड, ये हो गया FL, दिस इक्वल टू FL। अब इस FL की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, यानी ये FL आ गया, इसको रखते हैं फर्स्ट में। तो mg sin थीटा किसकी इक्वल आया, mg sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू FL, ये FL है, तो म्यू mg एंड 1 माइनस कोस थीटा। अब यहां थोड़ा देखिए मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है। mg काट दो, इधर क्या बचा साइन थीटा, इधर बचा साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां बचा म्यू और इनटू बचा 1 माइनस कोस थीटा। अब इसको आप मैथमेटिकल फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे। क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ध्यान रखना बेटा, ये अच्छे से याद कर लेना इसको। साइन थीटा को मैथमेटिकल फॉर्मूले में हम कह सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है। एंड 1 माइनस कोस थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो मैथ में फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है 1%। तो sin थीटा होता है 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है ना, 2 थीटा, तो ये आ जाता 2 sin स्क्वायर थीटा थीटा, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, जब आएगा जब बताऊंगा। लेकिन 8% जो है आप ये दोनों फॉर्मूले याद कर लें, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ रख दें। तो sin थीटा की जगह आप पुट करेंगे क्या, दिस इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, और ये आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 मत काट देना, ये एंगल का आधा है और ये कोफिशिएंट है, एंगल से कोफिशिएंट नहीं कर सकता, टोटल कांस्टेंट वैल्यू नहीं कर सकते कभी भी। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये एक पूरा का पूरा sin थीटा बाई 2, इसके एक sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 sin है यहाँ पे, एक sin थीटा बाई 2 एक और sin थीटा बाई 2, तो उसका एक स्क्वायर यहां से इसका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, और इनटू यहाँ पे एक साइन बच गया sin थीटा बाई 2, ठीक है। तो आपको यहां से म्यू की वैल्यू निकालनी थी, उसने क्वेश्चन पूछा था कि कम से कम यहाँ फ्रिक्शन कितना हो कि वो इस ब्लॉक को आगे जाने दे, इस ब्लॉक को आगे मूव कर सके वो। तो यहाँ पे म्यू जो निकालेंगे तो sin थीटा बाई 2, ये sin थीटा बाई 2 से इसके नीचे ले आऊंगा यहाँ पे, तो ये sin थीटा बाई 2 और इसके नीचे आएगा तो cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाई sin थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। cos बाई sin क्या होता है, कोट, cos बाई sin क्या होता है, कोट। तो ये क्या बनेगा बेटा, खाली तो भाई मैं इस कोने पे लिख दूं, ये आ जाएगी इसका आंसर, cos बाई sin आ गया कोट। तो कोट थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, ये कंडीशन होगी, यानी म्यू या तो इस कोट थीटा बाई 2 के इक्वल हो या म्यू इससे कम हो, तो ये क्या होगा, ब्लॉक आगे मूव करेगा। अगर ये म्यू इससे ज्यादा हो गया तो ब्लॉक आगे मूव नहीं करेगा। फिर से सुनो अच्छे से, इसमें क्या था, सबसे पहले तो डायग्राम में देख लिया, डायग्राम में एफ एम जी इक्वल दे रखा था उसने, एफ नहीं था एफ एम जी था, तो एम जी ये था, एक एंगल थीटा बनाया था वर्टिकल से, तो एम जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एंगल वाला तो कोस और दूसरा हो जाएगा साइन, तो एम जी साइन थीटा ये हो गया। तो आपकी कंडीशन यहाँ पे थी कि वो आगे मूव करे, तो आगे मूव करने के लिए एम जी साइन थीटा ग्रेटर होना चाहिए किससे बेटा, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से, या उसके इक्वल होना चाहिए, कंडीशन लगा दी। एफ एल होता है हमेशा म्यू इनटू एन के इक्वल। इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस ऊपर के फोर्स और नीचे के फोर्स इक्वल है यहाँ पे,
तो n प्लस mg cos थीटा इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू लगा दी mg हमने, क्योंकि नीचे mg है। ठीक है, n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू निकालो, mg कॉमन लो, ये बन जाएगा। इस n की वैल्यू उठा के वापस इक्वेशन सेकंड में पुट करो, fl बन गया। fl की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, वो बनेगा mg sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg 1 माइनस cos थीटा। mg से mg कैंसिल, यहां बचा sin थीटा, यहां बचा म्यू इनटू 1 माइनस cos थीटा, ये बचेगा। इन साइन का और ये 1 माइनस cos थीटा के दो फॉर्मूले हैं, इनको पुट करो और थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसको सोल्व करें। यहां मैं फिर से बताता हूं, आपको ध्यान रखना है 2 से 2 ये मत काट देना, क्योंकि दिस इज एंगल एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म, इनको कैंसिल मत कर देना। ये कांस्टेंट कटेगा, ये sin थीटा से कटेगा। अगर ये sin थीटा होता और ये sin थीटा बाय 2 होता तो भी नहीं कटते हैं। ये sin थीटा बाय 2 है, ये भी sin थीटा बाय 2, इसलिए ये कट गया। इसमें स्क्वायर था तो एक कंपोनेंट बच गया, एक बच गया, यहां से cos थीटा बाय 2 बच गया। sin इसके नीचे आएगा तो cos बाय sin होता है cot, तो cot थीटा बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये कंडीशन है, ये मैंने आपको बता दिया है। एक डायग्राम आप खुद करेंगे, इसका अगला जो ब्लॉक था जिसमें मैंने बताया था इस तरह से, वो आप खुद करो। ठीक है, इसको ट्राई करना, करने की कोशिश करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से जरा। देखो बेटा, क्वेश्चन है सामने आपके, एक चेन है जिसकी लेंथ, टोटल लेंथ हमने कैपिटल एल लेंगे उसमें, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू। मतलब चेन का फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन है कि जो चेन और जो ये हमारे पास टेबल है, इन दोनों में जब ये क्या करेगी, स्लाइड करे या ना करे, जिससे ये टेबल पे रुकी हुई है, यानी कि जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, उस रफ सरफेस का फ्रिक्शन बता रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यहाँ पे। उसने पूछा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन व्हिच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल विदाउट स्लाइडिंग। मतलब इस टेबल पे इस चेन का कितना पार्ट नीचे लटका है कि नीचे स्लाइड ना हो। दिमाग में प्रैक्टिकली सोचना एक बार कि अगर मान लो कोई भी चीज ऐसे रखी हुई है, ये चेन है, ये इसका कुछ पार्ट नीचे लटका हुआ है ऐसे, तो ये जितना ज्यादा नीचे लटकेगा तो आपको क्या दिखेगा आपको, यह क्या होगा, इसमें ये चेन नीचे स्लाइड करती हुई नीचे गिर जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कितना नीचे इसमें सस्पेंड, इसमें कितना हैंग कर सकता हूं, ज्यादा कितना हैंग कर सकता हूं कि नीचे गिरे नहीं। सरफेस अगर स्मूथ हुआ, फ्रिक्शनलेस हुआ तो फिर तो थोड़ा सा लटकाओगे तो भी नीचे गिर जाएगी। तो रफ सरफेस है, फ्रिक्शन के कारण ये रुकी रहेगी यहाँ पे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका कितना हिस्सा हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं नीचे, कि ये चेन नीचे नहीं गिरे। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट, इसका जो मैक्सिमम जो हिस्सा हमने सस्पेंड यानी कि हैंग कर रखा है वो है y। ठीक है, लेट देखो इसका सॉल्यूशन अब, लेट y is the maximum length of chain, hanging chain of hanging chain without sliding, without sliding, y मानी हमने। ठीक है, टोटल लेंथ है कैपिटल L, तो अब बताएं ये कितनी बचेगी, ये बचेगी L माइनस वाई। भाई टोटल ये मैंने y मानी, टोटल L है तो ये L माइनस वाई बचेगी। ठीक है, अब एक तो हमें वेट बताना है, इस वेट जो टेबल पर रखी हुई उसमें वेट कितना है, और एक जो लटकी हुई उसमें वेट कितना है। वेट कैसे निकालेंगे, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो अब हमें इसका मास बताना है कि कितनी लटक रही है, और इसका मास बताना है कि कितने नीचे लटक रही है। अब मास तो टोटल भी नहीं पता मेरे को कितना है, तो कैसे निकालेंगे हम, निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। देखो फिजिक्स में बिना टोटल मास के पता हुआ हम ये बता सकते हैं कि इसका कितना वेट में और इसमें कितना वेट है, कितना मास है। देखो कैसे, हम मान लेते हैं इसमें छोटा सा इसका मेथड क्या भाई, कि हम बात कर किसे करते हैं, हैंगिंग वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। मास ऑफ हैंगिंग चेन। ठीक है, उस मास को मान लेता हूं मैं m, स्मॉल m का लेके m1 कर देता हूं। तो कितना होगा बेटा, ये होगा बेटा टोटल मास, अगर लिख दो भाई m है मान लो, डिवाइड बाय टोटल लेंथ कितनी है उसकी l है,
कितना पार्ट लटका हुआ है y। किसी भी हिस्से का मास m1 मैंने माना है, इसका m1 माना है, और वो m1 कितना होगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू जितनी लेंथ भी निकालना है उतने की। अब सॉल्व कहां से आ गए, देखो कहां से आया है, 6th क्लास से पढ़ते हैं आप, यहां से ये चीज है क्या। देखो अगर मैं ये कहूं आपको कि टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है l, तो मास ऑफ, ध्यान समझने वाली ये छोटी सी बात है, ये चीज यहाँ पे आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपको बस आपको खुद ही समझने के लिए। मास ऑफ एल लेंथ, ये यूनिफॉर्म चेन है, ऐसा नहीं कहीं से मोटी कैसे पतली है, बराबर है बिल्कुल। तो मास ऑफ एल लेंथ, पूरी लेंथ का मास मैंने मान लिया भाई m है, तो मास ऑफ यूनिट लेंथ एक का कितना होगा, एक का आ जाएगा m बाई n, और मास ऑफ y लेंथ कितनी होगी, तो y लेंथ का मास आ जाएगा m बाई l इंटू वन। सही बात समझ में। तो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट का कितना मास आया, m बाई l इंटू वाई, ये तो बताया ना। तो वेट बताओ तो कितना आएगा, वेट ऑफ हैंगिंग चेन, वेट ऑफ हैंगिंग चेन दिस इज इक्वल टू W1, तो G से मल्टीप्लाई कर दोगे, m बाई एल वाई इंटू जी, इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना। सिमिलरली मास ऑफ चेन ऑन द टेबल कितना होगा बताओ। अगर ये ऊपर वाले बात समझ में आ गई, ये भी कर सकते हो आप, मास ऑफ चेन प्लेस्ड ऑन टेबल, ऐसी लगा देता हूं मैं, ऑन टेबल, उसका मास मान लेता हूं कितना है m2, कितना आएगा बताओ। सेम मास ऐसे कैसे कर लोगे आप, क्या कि मास ऑफ l का कितना है m, टोटल कितना हो गया m, यूनिट का आएगा m बाई l, और कितने का निकालना है l माइनस y का, तो यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा l माइनस y, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस इज m बाई l, और y की जगह आ जाएगा l माइनस y। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे निकाल दोगे वेट, वेट ऑफ द चेन ऑन द टेबल, और वो आ जाएगी W2 मल्टीप्लाई बाय G कर देंगे हम, m बाई l इंटू जी और l माइनस y, इक्वेशन नंबर। यहां तक समझे अच्छे से बात पहले तो, कि आपको निकालना क्या था, बस बात थी W वेट, वेट की, देखिए मुझे मास निकालना समझाना था आपको कि मास कैसे निकाल सकते हैं। तो मास m1 निकाला m बाई एल इंटू वाई, वेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय जी, इसका मास निकाल दिया l माइनस वाई हो गया, वेट हो गया ये। ठीक है, अब बताओ इसका वेट कहां होगा, इस चेन का वेट होगा यहाँ बिल्कुल सेंटर लगा के मैं यहाँ दिखा देता हूँ, और इस वेट का नाम क्या है W2, दिस इज W2, इसका वेट कहां होगा नीचे, दिस इज इक्वल टू W1। नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा ऊपर, दिस इज इक्वल टू n। इसको आगे ले जाने से कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जो कहां होगा पीछे, ये फ्रिक्शन फोर्स है F। कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि उसने रोक रखा है उसको S। ये इसका कंप्लीट डायग्राम बनेगा ये वाले साथ। ठीक है, अब आप बताओ, ये चेन नीचे जा रही है तो कौन खींच रहा है उसको नीचे, W1, और इस W1 को नीचे जाने से कौन रोक रहा है, इस W1 को नीचे जाने से, यानी कि W1 वेट है वो इसको नीचे खींच रहा है, तो इस चेन को नीचे जाने से खींचने वाला, रोकने वाला एक ही मात्र वन, एक ही है, कौन, Fs, जो उसको पीछे खींच रहा है, इसको पीछे खींच रहा है, और ये कहां खींच रहा है, उसको नीचे खींच रहा है। तो अगर ये चेन ना नीचे जाए ना पीछे जाए, इसी जगह रुकी रहे, उसने कहा ना कि विच कैन हैंग, इसी जगह लटकी रहे, तो इसी जगह लटकी रहे, इसका मतलब W1 किसके इक्वल होना चाहिए, Fs के। ठीक है, फॉर हैंगिंग, तो Fs जो होगा वो किसके इक्वल होगा, W1 के। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यून इंटू n, याद होगा, इज इक्वल टू W1। n किसके इक्वल है, n इक्वल है W2 के।
एन किसके इक्वल है, W2 के। तो ये बन जाएगा म्यू W2 इज इक्वल टू W1। W2 ये रहा, W1 ये रहा, वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, मैं देता हूं ब्रैकेट में यहाँ पे जो n है वो W2 के इक्वल है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, बड़ा छोटा सा बस ये बस चलिए देखो कितना है। ये आ गया। यहां से क्या निकालना है हमें, देखो म्यू, म्यू तो म्यू दे रखा है, W2 ये रहा, दिस इज m by l g और l माइनस वाई इज इक्वल टू W1 ये रहा, m by l इंटू वाई इंटू जी। काट तो जो कटे, m by l कट गया, g से g भी कट गया, हमारे पास क्या बच गया, y। ठीक है ना, कुछ ज्यादा तो नहीं काट दिया, मेरे को लगा कुछ ज्यादा फैक्टर कट गया है। fs क्या बन गया हमारे पास, fs तो हो गया म्यू इंटू n, और n किसके इक्वल है हमारे पास, W2 के, और W2 हमारे पास क्या है, m by l इंटू जी l माइनस वाई, और y इज इक्वल टू W1, ये आ गया W1, और W1 हमारे पास क्या है बेटा, W1 है m by l y इंटू जी। ठीक है, तो यहां से क्या आया, यहां से आंसर आ गया म्यू l इंटू म्यू y और इक्वल टू y। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना भाई, म्यू इंटू l आ गया और म्यू इंटू y हो गया माइनस में, इक्वल टू आ गया y। आपको y निकालना है, ये y निकालना है, क्वेश्चन ये था। तो इस म्यू y को उधर ले जाओगे तो म्यू l इज इक्वल टू इधर ले गए हम, तो म्यू y प्लस y हो गया, इसमें y कॉमन लोगे तो कितना बचेगा बताइए, म्यू l, y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा म्यू और यहां बचेगा 1। y आपको निकालना था, तो y यहां से कितना है बेटा, दिस y इज इक्वल टू म्यू l डिवाइड बाई म्यू प्लस 1। जो क्वेश्चन था उसी टर्म में आपका आंसर निकालना बहुत जरूरी है। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, l लेंथ, यही चीज दे रखी थी, ना कोई मास था ना कोई और था, उसी क्रम में आपका आंसर भी आ गया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा लंबा जरूर है, थोड़ा इसको समझना अच्छे से, एक बार नहीं आया तो फिर बताना मेरे को आप। ठीक है, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले बेटा इससे एक बार। तो इतना कर लेना, सफिशिएंट है। बाय बेटा, थैंक यू।